हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए आप लोग ज़रूर चलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो ऐसे ही इसी पैटर्न के आधार पर ही सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला सवाल लग चुका है। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएं। 15 सितंबर को, 21 सितंबर को, 2 सितंबर को, 28 सितंबर को। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों विश्व में शांति की भावना को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेडियोधर्मी तत्व है? बताएं। कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन, क्रोमियम। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेडियोधर्मी एलिमेंट है? चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, यूरेनियम जो है एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका प्रयोग जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और बमों में होता है। यह धीरे धीरे क्षय होकर विकिरण छोड़ता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर तीसरा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? बताएं। कानूनी अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत, मानव अधिकार के तहत, प्राकृतिक अधिकार के तहत। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर तीसरे का। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? बताएं। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, आप कहोगे सर अनुच्छेद 32। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिएगा, ये आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार की संख्या दोस्तों कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में दोस्तों जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस पाचन अंग में जो है अम्ल होता है? बताएं। आमाशय में, छोटी आंत में, अपेंडिक्स में, कोलन में। सभी लोग प्रयास करें, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? सभी लोग प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, आमाशय में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसमें कौन सा अम्ल होता है? ध्यान रखिएगा, HCl। ठीक है, HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जो भी साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है इस सेशन को ज़रूर लाइक करें। अच्छा, कुछ साथी कह रहे होंगे सर आप बार बार बोलते हो बेहतर कंटेंट, बेहतर कंटेंट। जी हाँ, ये बेहतर कंटेंट ही है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए जाकर, ऐसे ही इसी आधार पर ही सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, आइए यहाँ पर देखते हैं आपका 5वां सवाल। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? बताएं। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान। यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें।
चलिए, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग है? आप कहोगे सर आपका जो है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है, जो दोनों को पृथक करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जो है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा के रूप में जाना जाता है? कपास, पटसन, ऊन और रेशम। चलो आंसर करो फटाफट भाई, थोड़ा स्पीड के साथ चलो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा के रूप में जाना जाता है? बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें आप लोग फटाफट। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, रेशम यानी सिल्क जो है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा होता है जो रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसमें जो है तन्यता अधिक होती है। तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, प्रकाश के घटक रंगों में छितराना, विभिन्न रंगों के प्रकाश को अपवर्तित करना, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। बताएं, प्रकाशीय फिल्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। डी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 8। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें जो है क्या कहते हैं? बताइए, यानी आपको बताना है ओजोन परत जो रहती है ये किन विकिरणों को सोखती है। सभी लोग प्रयास करें, इंफ्रारेड को, गामा किरणों को, अल्ट्रा वायलेट किरणों को, एक्सरे को। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, प्रयास करिएगा। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्त जानते हैं ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक किरण जो होती है, कौन सी किरण होती है? अल्ट्रा वायलेट किरण जो होती है इसका अवशोषण करता है, जिससे जो है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बताएं, सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, बिरजू महाराज जो है, आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि बिरजू महाराज जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, कथक से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, बिरजू महाराज जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जो है विख्यात कलाकार थे। उन्होंने जो है लखनऊ घराने को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, यानी ये जो है लखनऊ घराने से संबंधित थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 10। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, गहरा लाल, श्वेत, काला। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, गहरा लाल, श्वेत, काला। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, काला। याद रखिएगा साथियों, वायुमंडल के बिना प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए जो है आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है भाई, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताएं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, कादम्बिनी गांगुली। चलो भैया आंसर देने का प्रयास करो फटाफट, थोड़ा सा स्पीड के साथ आप लोग बताएं। चलिए यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो है 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, इंद्रधनुष महिला योजना, महिला समाख्या कार्यक्रम। बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं।
चलिए प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला कोष। ध्यान रखिएगा साथियों, यह योजना जो है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता देती है और विशेष रूप से गरीब और असहाय महिलाओं को। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं बताएं। वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। बताएं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। आंसर कर दो भाई थोड़ा सा स्पीड के साथ, आप लोग फटाफट बताएं। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा जो है, लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं या राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल देख लो। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। सभी का आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। बताएं, प्रथम बौद्ध परिषद जो है कहाँ आयोजित हुई थी। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है बताइए। प्रयास करें, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिएगा भाई, नीलगिरी की पहाड़ियों में, कार्मिक की पहाड़ियों में, पलनी की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन दोस्तों याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज सुबह 11:30 बजे दोस्तों साइंस की स्पेशल क्लास हुई है, उसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था, उसमें पिछले वर्षों के प्रश्नों को शामिल किया गया था। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बताएं। चलिए, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। कान्हा, सिमुक, हल, गौतमी पुत्र। बताएं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। सातवाहन वंश की स्थापना दोस्तों सिमुक ने की थी और यह जो है दक्कन क्षेत्र का एक प्रमुख राजवंश था। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन, एक सेकंड भाई, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था। इलाहाबाद, कलकत्ता, सूरत, लाहौर। बताएं, सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा बताओ भाई। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूरत सत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन कोचिंग डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा दी गई है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस। बताएं। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए वो बिल्कुल राइट है, श्रमजीवी एक्सप्रेस में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहां पर जो है आपका श्रमजीवी एक्सप्रेस होगा। श्रमजीवी एक्सप्रेस जो है भारत की पहली ट्रेन थी जिसमें दृष्टिहीन यात्रियों के लिए ब्रेल संकेत वाली सुविधा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, जैव उर्वरक नाइट्रोजन यौगिकों को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रेट में, अमोनिया में, नाइट्रोजन में, अमीनो एसिड में। बताएं। प्रयास करें, सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। जैव उर्वरक नाइट्रोजन यौगिकों को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रेट में, अमोनिया में, नाइट्रोजन में, अमीनो एसिड में। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रेट में। याद रखें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है। बताएं। शिव थापा का संबंध जो है इनमें से किस खेल से है। चलिए, बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग, बैडमिंटन। बताएं।
यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शिव थापा जो है भारत के प्रमुख बॉक्सर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपका ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल ये रहा, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास जो है कहाँ पर स्थित है? प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका असम में है। आप सभी को पता है एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल, वह प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान मर गए? चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें, जतिन दास की जो है 63 दिन, कब? 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है लाहौर जेल में साथियों मृत्यु हो गई थी। वे स्वतंत्रता संग्राम के जो है क्रांतिकारी थे। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? बताओ। चलिए, CO2 के अलावा जो है अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रयास करिएगा। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए भाई, आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ पर CO2 के अलावा जो है अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CH4N2AR यानी आर्गन, और यहाँ पर दिया आपका ऑक्सीजन, यानी मीथेन है पहला और दूसरा नाइट्रोजन है, आर्गन है, उसके बाद है ऑक्सीजन। सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी होती है? प्रयास करें। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो भाई बिल्कुल होशियार हैं, उनका ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, CH4 यानी मीथेन। ठीक है साथियों, मीथेन जो है एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो तापमान बढ़ाने में योगदान देती है। अगला सवाल देख लो, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताओ, आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट तैयार किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को भाई जरूर से जरूर लाइक करें। अरे यार, चलिएगा साथियों, आंसर देने का प्रयास करिएगा। बीच में जो है टैब ऑफ हो गया था, चार्ज शायद नहीं था। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करिएगा इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, मुंडक उपनिषद पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं सत्यमेव जयते जो है यह वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है क्या? सत्य की ही विजय होती है। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें क्या बनता है? क्वार्ट्जाइट, नाइस की जगह नीस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नीस कर लीजिएगा, संगमरमर, स्लेट। सभी लोग प्रयास करें। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें क्या बनता है? प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीस। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, सूर्य, प्राकृतिक गैस। चलिए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। यहां पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। डी ऑप्शन वाले साथी राइट है। अगला सवाल, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? बताएं। चलिए,
भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी लोग प्रयास करिएगा। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताओ। चलिए भाई, आप कहोगे सर यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, कनाडा। ठीक है भाई, कनाडा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखो, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? बताएं, आंसर देने का प्रयास करें। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, मेन मेमोरी। आपका यहां पर जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 27 जून और दिया है आपका 7 जुलाई को। दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बताएं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए भाई, प्रयास करिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जलवायु परिवर्तन। दोस्तों याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बनी है। तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहां पर 33 है। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध अस्तित्व है? बताइए, हस्ती यहां पर कर लीजिएगा। चलिए प्रयास करिएगा। सभी लोग यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, नाट्य मंच से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? बताओ। 352, 360, 356, 351। प्रयास करिएगा फटाफट। वित्तीय आपात से संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा है? आप सभी जानते हैं 352 जो है ये आपका राष्ट्रीय आपात है, और 356 जो होता है ये आपका राष्ट्रपति शासन है। 360 जो होता है दोस्तों ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताएं। सत्रिया किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? प्रयास करिएगा। चलिए, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, बताएं सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा, असम। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर कहां पर स्थित है? बताएं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर जो है कहां पर स्थित है? एलोरा में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, यदि किसी राज्य का विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। केवल वित्त मंत्री के त्यागपत्र देना पड़ता है, संबंधित वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, दोबारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। बताएं, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि किसी राज्य का विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अखबार को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादित किया? बताएं। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और आपका दिया है इंडियन मिरर। सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। निम्नलिखित में से किस अखबार को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादित किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। अगला सवाल देखो भाई, सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बताएं, सबसे बड़ा टापू जो है कौन सा है? चलिए, सबसे बड़ा टापू जो है कौन सा है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बता दो फटाफट, आंसर दे दो भाई।
जो भी साथी कह रहे हैं ग्रीनलैंड वो बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मीबोबियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आंख में, कान में, नाक में, त्वचा में, बताएं। चलिए, मीबोबियन ग्रंथि जो है कहाँ पर स्थित होती है? आंख, कान, नाक, त्वचा। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका आंख में स्थित होती है। मीबोबियन ग्रंथियाँ जो है पलक की रेखा पर स्थित होती हैं और आंख को नम बनाए रखने के लिए तेलीय पदार्थ स्रावित करती हैं। अगला सवाल, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? बताएं। सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? चलिए, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, यहाँ पर दीजिएगा जवाब आप लोग। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? बताएं। आर्सेनिक समस्या जो है मुख्य रूप से किस कारण से है? चलिए, भारत में आर्सेनिक की समस्या जो है किस कारण से है? प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, प्रयास करें। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रयास करिएगा। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? चलिए, रोगों से ग्रसित शरीर का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये आपका राइट है। अगला सवाल देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? बताओ। पानी में घुलनशील होने वाला विटामिन जो है कौन सा है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दे दो भाई। चलिए, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है? बी और सी। विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका सटीक आंसर। अगला सवाल देख लो। भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रयास करिएगा। चलिए, बताएं। भारतीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट कहता है, देखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में घरों का प्रदूषण, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का रोकना, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, हरे रंग की इमारतों को नुकसान। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोकना, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल आंसर दीजिएगा। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? बताइए, किसके द्वारा मारा गया था? बताएं सब लोग। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊधम सिंह। अगला सवाल देखो। अच्छा, जलियांवाला बाग ये नरसंहार हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर? पंजाब के अमृतसर में। अगला सवाल देखो। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बताएं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? चलिए, गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ। बताएं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा फटाफट। आप कहोगे सर ये है आपका गोरखपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग, ठीक है? बढ़ती रहनी चाहिए लाइक की संख्या। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? बताएं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है या चित्र है? सभी लोग प्रयास करें भाई।
आप कहोगे सर मछली, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आप। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, आंसर देने का प्रयास करें। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है? बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कार के लिए जो है निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है? 18%, 32%, 28% और आपका दिया है 10%। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, 28%। साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और जो भी साथी भाई सेशन को लाइक नहीं किए कृपया करके लाइक कर दें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको चीज़ें बेहतर नहीं लग रही हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, और डेली जो है आपको रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।